हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम टॉपिक कर रहे थे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक हमारा मेथड है सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, ये सब हम आज ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और सेकंड थिंग, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, ये देखिए मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थे हमारे 5 मेथड से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, जिसमें से कि हमने 4 मेथड से वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, आज हम बात करेंगे 5th मेथड की, मीन सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर मीन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सरेंडर करना मतलब खुद से रिटर्न कर देना। ओके, तो जब शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से कंपनी के शेयर्स, कंपनी की जो ओनरशिप है कंपनी को वापस कर देती है, सो दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। ओके, जितने भी शेयर्स आपने परचेज करे उसमें से आप रिटर्न कर दोगे ना, सो दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। और जब शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को रिटर्न कर देते हैं तो कंपनी की उतनी कैपिटल जो मार्केट में इशूड थी वो कम हो जाएगी। सपोज कि अगर कंपनी ने 10 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं, अब उसमें से अगर 5 लाख शेयर्स जो है वो सरेंडर कर दिए, शेयर होल्डर्स ने वापस कर दिए, कंपनी को रिटर्न कर दिए, तो अब कंपनी की मार्केट में कैपिटल कितनी बची? 5 लाख बची ना। तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल रिडक्शन का भी एक मेथड है। चलिए हम मीनिंग देख लेते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स का। सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स हैंडिंग ओवर और गिविंग अप द पोजीशन ऑफ शेयर्स टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स। एंड जो आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? एक मेथड है, एक वे है जिसको कंपनी यूज़ करती है, किस लिए? कैपिटल रिडक्शन करने के लिए, मार्केट में जो कैपिटल उसकी इशूड है ना उसको कम करने के लिए, मीन्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंडर अगर कंपनी को शेयर कैपिटल कम करनी है तो कंपनी एक ये मेथड यूज़ कर सकती है, सरेंडर ऑफ शेयर्स का। सरेंडर ऑफ शेयर्स को क्या कर सकती है कंपनी? बाद में री इशू भी कर सकती है। जैसे फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता है ना, फोरफीचर में क्या होता है? कंपनी खुद शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, अपने पास जब्त कर लेती है। लेकिन सरेंडर में क्या होता है? शेयर होल्डर्स कंपनी को अपनी मर्जी से रिटर्न करते हैं। तो जैसे आप फोरफिटेड शेयर को री इशू कर सकते हैं, वैसे ही आप सरेंडर ऑफ शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि फोरफिटेड शेयर को री इशू आप पब्लिक को कर सकते हैं, ओके, बट सरेंडर शेयर्स को आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। तो फिर किसको कर सकते हैं? तो फिर कंपनी अपने लायबिलिटी होल्डर्स को इशू कर सकती है। ओके, अपने लायबिलिटी होल्डर को इशू कर सकते हैं। लायबिलिटी होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, या कोई भी बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तो उनको पेमेंट करने के लिए कंपनी ये जो सरेंडर्ड शेयर है उनको री इशू कर देगी। ओके, और जब इनको रीइशू करेगी कंपनी, चाहे डिवेंचर होल्डर को करे चाहे क्रेडिटर को करे, ओके, तो कंपनी की इशूड जो कैपिटल है अगेन बढ़ जाएगी। ओके, कैसे बढ़ जाएगी? सपोज कि 5 लाख की कंपनी के 10 लाख में से 5 लाख सरेंडर किए थे, ठीक है। अब 5 लाख में से अगर कंपनी 2 लाख जो शेयर्स हैं वो इशू कर देती है डिवेंचर होल्डर को, तो कंपनी की अब जो इशूड कैपिटल है कितनी हो जाएगी? पहले का कितना बाकी था? 5 लाख, और 2 लाख ये, तो मतलब 7 लाख हो गया, ठीक है। तो इशूड कैपिटल कंपनी की बढ़ जाती है जब री इशू ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर करती है, तब भी। क्लियर? तो कंपनी किस लिए री इशू कर सकती है सरेंडर ऑफ शेयर्स को? सिर्फ लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए, लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करने के लिए। और सेकंड थिंग कि अब जो अभी शेयर सरेंडर्ड थे 5 लाख में से आपने 2 लाख को तो रीइशू कर दिया, 3 लाख अभी भी नहीं रीइशू किया है, तो उसको क्या करेगी कंपनी? कैंसिल कर देगी। ओके, उतने शेयर्स को कैंसिल कर देगी कंपनी। ओके, फाड़ देगी वो सर्टिफिकेट, टीयर कर देगी, डैमेज कर देगी, कुछ भी कर सकती है। तो अब ये जो लॉस है, बट इसकी वैल्यू तो हमें अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी जो कैंसिल कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कहाँ पर शो करेंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हैं उसमें ट्रांसफ़र करके। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है। सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैव अग्री टू सरेंडर देयर शेयर। सपोज कंपनी के जो है 10 लाख शेयर्स थे, टोटल 10 लाख है, जिसमें से 1 लाख शेयर होल्डर्स जो है रिटर्न करने के लिए, मतलब सरेंडर करने के लिए अग्री हो गए हैं। तो सरेंडर की एंट्री क्या होगी आपकी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, जितना भी रिटर्न किया है 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपी। क्लियर? देन सेकेंड है, अब कंपनी जो सरेंडर्ड शेयर है उनको रीइशू कर सकती है, किस लिए कर सकती है? लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। तो लायबिलिटी अब है आपके पास, सपोज कि आपके पास डिवेंचर होल्डर है 80,000 के, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। तो क्रेडिटर्स आर एग्री टू गिव अप और सेक्रीफाई और फॉरगो देयर क्लेम बाय 50% each in exchange of equity shares to be issued from the surrender shares to settle their remaining claims.
अब इसमें क्या बोलेगी, आपके 80,000 के डिवेंचर होल्डर है, 50,000 के क्रेडिटर्स है, तो 80,000 50,000 दोनों के 50-50% तो क्या किया, डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया। फॉरगॉन लिखा है ना, फॉरगॉन देयर क्लेम, मतलब डायरेक्टली आप कैंसिल कर दो। तो 50 कितना हो गया, हाफ। अब 40 इसका हो गया डिवेंचर होल्डर्स का, 40,000, 25,000 हो गया आपका क्रेडिटर्स का। तो भूल गए, अब कितना बचा है, फिर सेम अमाउंट फिर भी बचा है। उसके लिए क्या किया है कंपनी ने, सरेंडर ऑफ शेयर्स जो आए थे कंपनी के पास वो रीइशू कर दिए। लिखा भी यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फ्रॉम द सरेंडर ऑफ शेयर्स टू सेटल द रिमेनिंग क्लेम। जो रिमेनिंग बचा है 50%, उसके लिए आपने शेयर सरेंडर इशू करना है। तो 40,000 इस डिवेंचर होल्डर्स का प्लस 25,000 क्रेडिटर का, तो टोटल कितना हुआ, 65,000। ओके, तो यहाँ पर देखिए 65,000 के लिए शेयर सरेंडर इशू किए हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 65,000, 40 डिवेंचर होल्डर के लिए, 25 क्रेडिटर्स के लिए। देन अब जो कंपनी के जो लायबिलिटीज़ है वो तो पूरी कैंसिल हो रही है ना, 80,000 के पूरे डिवेंचर जा रहे हैं और क्रेडिटर भी पूरे 50,000 के सेटअप हो रहे हैं ट्रांसफर करके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कैसे, क्योंकि 50% तो फॉरगोन कर दिया था, फॉरगेट हो गया था, कैंसिल हो गया था, बाकी जो 50% बचा था उसके लिए ये सरेंडर शेयर इशू कर दिया। तो पूरा 100% मतलब पेमेंट हो गई है डिवेंचर्स को और क्रेडिटर्स को, तो इसलिए उसको कैंसिलेशन की एंट्री की है दोनों के अकाउंट को। देन बाद में आपके जो शेयर सरेंडर्स हैं, कितने शेयर सरेंडर किए थे, देखिए 1 लाख रुपये किए थे ना ये फर्स्ट एंट्री में। अब उसमें से आपने रीइशू कितने कर दिए, रीइशू करे हैं लायबिलिटीज़ के लिए 65,000 के। कितने नॉट रीइशूड हैं अभी भी, 35,000। ओके, 1 लाख माइनस 65,000, तो कितना बचा, 35,000। तो उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स का। क्या लिखा है, पासिंग थ्रू द बैड टाइम्स इंकरिंग हैवी लॉसेज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, इन्फो इंडस्ट्री लिमिटेड डिसाइडेड टू अंडरटेक सर्टेन फाइनेंशियल मेजर्स टू रिवाइटलाइज द कंपनी। देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन मार्च 2020 गिवन एज फॉलो। ओके, बैलेंस गिवन है लायबिलिटीज़ का और एसेट्स का। तो आपको पहले बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा गिवन है उसके बिहाफ पर, तो ये सब डेटा हमने यूज़ किया, ट्रांसफ़र कर दिया सिंपली। कैपिटल है आपका, डिवेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, क्रेडिटर्स, ये सब कहाँ पर आएंगे, लायबिलिटी साइड में आएंगे। तो हमने ये लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए लायबिलिटी साइड में सबका वैल्यू सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर दिया। देन अब जो एसेट साइड का बैलेंस गिवन है वो सब लिख देंगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, इन सब का बैलेंस एज इट इज़ लिख देंगे एसेट साइड में। ये देखिए एसेट साइड में लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर्स जो है वो आपका एसेट साइड में आएगा। क्यों आएगा एसेट साइड में, क्योंकि यहाँ पर बताया भी था आपको सबसे फर्स्ट लाइन में कि बिजनेस को क्या हो रहा है, हैवी लॉसेस बियर कर रही है कंपनी। ठीक है, तो लॉसेस बियर कर रही है। आपको पता है एसेट साइड में जब भी P&L सरप्लस आता है उसका मतलब होता है लॉस। ठीक है, क्योंकि P&L का अगर डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है आपका प्रॉफिट का। अगर लायबिलिटी साइड में सरप्लस है तो प्रॉफिट होता है, अगर एसेट साइड में सरप्लस लिखा है तो वो लॉस होता है। तो लॉस आ गया हमारा 18,20,000 का बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, तो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है इस बैलेंस शीट को यूज़ करके और ये एडजस्टमेंट को यूज़ करके। Following scheme of reorganization was proposed by director of the company and has been agreed by all the interested parties. फर्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। इक्विटी शेयर्स आपका है कितने का, 10 रुपीज़ का। इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज़ का। ठीक है, उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ कन्वर्ट किया है, मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को चेंज किया है, बाकी जो अमाउंट है वो सेम है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 के अकॉर्डिंगली, और अमाउंट सेम आ जाएगा 50,000 का। ओके, ये देखिए ये लिखा हुआ इक्विटी शेयर आपका 100 वाला कैंसिल किया, 5 वाला क्रिएट हो रहा है, सेम अमाउंट 50 लाख रुपीज़ के लिए। ओके, देन बोला है एडजस्टमेंट में आपको सेकंड सेम स्टेटमेंट में, एंड 60% ऑफ शेयर्स आर टू बी सरेंडर। अब जितने भी हैं आपके कन्वर्ट करने के बाद 50 लाख हो गया, 50 में से 60% जो है वो सरेंडर्ड किया है। तो यहाँ 50 लाख का 60% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। 30 लाख को सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर की एंट्री होती है, अभी हमने सीखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, कितना, 30 लाख रुपीज़। क्लियर, देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स टू बी रिड्यूस बाय 8,60,000 से आपको कम कर देना है, डायरेक्टली कम कर देना है।
एंड द बैलेंस विल बी पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ₹5 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। जो भी शेयर सरेंडर्ड हुए हैं ना 30 लाख के, 30 लाख के, उसमें से 1,05,000 ईच के मतलब 5 लाख रुपीज़ जो है डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। डिवेंचर्स हैं कितने आपके? डिवेंचर्स टोटल क्लेम डिवेंचर्स का है, ये देखिए यहाँ पर 10 लाख का तो डिवेंचर्स है और उसका इंटरेस्ट 3,60,000 का है, मतलब 13,60,000 डिवेंचर्स के लिए होल्डिंग है हमारी कंपनी में। तो जिसके लिए 8,60,000 तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, डायरेक्टली ख़त्म हो गया, और बाकी जो बचा 13,60,000 में से 860 माइनस करने के बाद 5 लाख बच गया डायरेक्टली। ठीक है, तो 5 लाख के लिए फिर यहाँ पर पेमेंट किया गया है। ओके, मतलब पूरा 1360 के लिए पेमेंट हो रही है ना एक तरीके से, तो इसको पूरा कैंसिल करेंगे कहाँ पर? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, और इतने 5 लाख के लिए शेयर सरेंडर में से इशू कर देंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप एंट्री, ये रही आपकी। पहले तो कैंसिलेशन की एंट्री है पूरा लायबिलिटी के लिए। डिवेंचर्स 10 लाख के, इंटरेस्ट 360 का, टोटल 13,60,000 हो गया। उसके बाद इशू कितना किया है आपने? 5 लाख का। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़। 5 लाख कैसे? 1 लाख शेयर्स और 5 ईच। देन क्या बोला है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में? थर्ड, टोटल क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स विल बी रिड्यूस बाय 2,50,000। यहाँ पर 2,50,000 डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो बचा ना, ओके, 1/5 ऑफ द बैलेंस वॉज टू बी सेटिस्फाई बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद जो बचा है बैलेंस उसका भी 1/5 निकालने के बाद इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं। पहले क्रेडिटर्स हैं कितने, यहाँ पर देख लेते हैं। बैलेंस शीट जो हमने बनाई है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के। तो 5 लाख में से 250 तो डायरेक्टली चला गया, राइट, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। तो अब बचा कितना? अगेन 250 ही बचा। जब 250 चला गया तो 250 का भी 50,000 का 1/5 मतलब हो गया 50,000। तो 50,000 के आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर कितना बचा है हमारी क्रेडिटर लायबिलिटी? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ आपके जो है न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा, और 50,000 आप शेयर सरेंडर को री इशू करने की एंट्री करेंगे। और पूरा 5 लाख नहीं 3 लाख के क्रेडिटर्स को कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, क्योंकि 3 लाख के लिए पेमेंट हो रहा है। 2,50,000 डायरेक्टली कैंसिल किया, 50,000 के लिए शेयर सरेंडर किए, मतलब 3 लाख कैंसिलेशन हो रहा है बाय ट्रांसफरिंग इन द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, और यहाँ पर 50,000 जो शेयर सरेंडर इशू किए हैं उनके लिए री इशू किए हैं, उसके लिए एंट्री की गई है शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। और न्यू बैलेंस शीट में 2 लाख जो क्रेडिटर्स बच गए हैं अभी भी वो आ जाएंगे, और 50,000 आपने जो शेयर इशू करे हैं वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। ओके, चलिए देन उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट एडजस्टमेंट? वैल्यू ऑफ द लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी आर टू बी रिड्यूस टू 50% ऑफ देयर वैल्यू। जो भी एसेट्स हैं उनकी 50% वैल्यू कम कर देना है, तो जितना कम करेंगे उतना रिकंस्ट्रक्शन में आएगा। ओके, सो जितना कम करेंगे उतना रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, बाकी जो है वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस करने के बाद बैलेंस शीट में आ जाएगा। और स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 40% से कम करके रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, बाकी माइनस करके बैलेंस शीट में आएगा। तो कितनी है एसेट्स की वैल्यू? ये गिवन है बैलेंस शीट में। यहाँ से इन सब का 50% और स्टॉक का 40% निकालने के बाद माइनस कर देंगे और न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी वैल्यू रिडक्शन की? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू assets, land building, plant machinery, furniture, stock. Okay, then है it is expected to realize 60% of the amount due from the debtors. Okay, debtors जो भी है उसका 60% अमाउंट रिलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। 60% रिलाइज होगा तो कितना रिलाइज नहीं होगा? अनरिलाइज अमाउंट कितना होगा? 40%। 40% मतलब क्या है? बेड डेब्ट्स है, तो बेड डेब्ट्स की एंट्री होगी 40% की अमाउंट की। सो द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू राइट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस मतलब वही 40% को राइट ऑफ करने की बात हो रही है। तो डेटर्स हैं कितने? डेटर्स हैं 6 लाख के, 6 का 40% मतलब 2,40,000। 2,40,000 को राइट ऑफ करना है, जो कि एंट्री हो जाएगी यहाँ पर सेम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 240 का। एक सेकेंड, 2,40,000 और न्यू बैलेंस शीट में जितने भी डेटर्स हैं उसमें से 240 को माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट लास्ट, शेयर सरेंडर बट नॉट रीइशूड आर कैंसिल। ओके, तो जितने भी रीइशू नहीं हुए हैं उनको कैंसिल करना है। तो पहले तो शेयर सरेंडर थे कितने? वो थे 30 लाख के। ठीक है, 30 लाख में से
5 लाख आपने डिवेंचर्स के लिए इशू कर दिए थे, डिवेंचर होल्डर को री इशू किए थे, और 50,000 के क्रेडिटर्स को री इशू किए थे। तो कितने बचे फिर, ये रहा आपका, देखिए 30 लाख में से 5 लाख डिवेंचर्स को री इशू करे, 50,000 क्रेडिटर को री इशू करे, बचे 24,50,000, उनको कैंसिल कर दिया शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्लियर। तो लास्ट में फिर रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस निकालेंगे जो कि हमारा सरप्लस आ जाएगा। ओके, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको राइट ऑफ करेंगे। ये जो बैलेंस शीट में लॉस आया है ना 18,20,000 का, ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में जितना प्रॉफिट होता है उतना ही राइट ऑफ हो पाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन का हमारा प्रॉफिट आया है सिर्फ 1820, पूरा राइट ऑफ हो गया। क्लियर। न्यू बैलेंस शीट में देख लो शेयर कैपिटल कितना आएगा, ये रहा शेयर कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा। शेयर्स टोटल थे 50 के, उसमें से 30 का सरेंडर्ड हो गया था, कितना बचा, 20 लाख बचा था। अब जो सरेंडर्ड हुए थे 30, उसमें से 1 एडवेंचर को इशू कर दिए और 10,000 मतलब 50,000 अमाउंट क्रेडिटर को इशू किया, तो टोटल हो गया 25,50,000। ओके, 20 लाख जो बचा था, ओके, जो सरेंडर नहीं हुए थे वो है 50,000 क्रेडिटर को इशू करे हैं, 5 लाख डिवेंचर को इशू करें, ऐड किया 25 हो गया। और यहाँ पर क्रेडिटर्स का लायबिलिटी का देख लिए, क्रेडिटर टोटल था 5 का, 250 डायरेक्टली कैंसिल कर दिया था, 50,000 के लिए इक्विटी शेयर इशू किए थे आउट ऑफ सरेंडर, वो है, तो बचा 2 लाख जो कि न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ओके, बाकी सबकी एसेट्स की वैल्यू माइनस करने के लिए बोला था क्योंकि रिड्यूस हो रही है, माइनस करके लिख दिया। और इन्वेंट्री की वैल्यू 40% माइनस की थी, वो कर दिया। डेटर्स में से प्रोविजन जो बैड डेब्ट्स हुआ है 240 का, वो माइनस कर दिया, तो बचा 360। ओके, सो ये है हमारा सरेंडर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट और द क्वेश्चंस। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं।